हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी का सेकेंड पार्ट। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका स्कोप क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है उसका एग्रीकल्चर के अंदर। आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं और क्या है इसमें इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्टली डिस्कस वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर इज ए कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस, एट ए गिवन प्लेस, एट ए गिवन टाइम। ठीक है, तो वेदर क्या एक कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, जो कि हर एक प्लेस के लिए और हर एक टाइम पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेदर एक ऐसा कंडीशन है जो टाइम और प्लेस के अनुसार चेंज होता रहता है ना। जैसे आपका कोई ये प्लेस है या कोई डिस्ट्रिक्ट है या जो भी है, वहाँ पे जो टाइम है, जो वहाँ टाइम और प्लेस है, उसके अनुसार यहाँ की जो वेदर कंडीशन होगी वो दूसरी होगी। फिर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ की जो वेदर कंडीशन होगी, वो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी वो दूसरी होगी। तो यही जो घटना है, जो वेदर कंडीशन है, ये चेंज होती रहती है समय समय पे और टाइम प्लेस मतलब स्थान पे, है ना। इसी को बोलते हैं वेदर। फॉर एग्जाम्पल या लाइक डिस्ट्रिक्ट, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में जो मौसम होता है, आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ का मौसम अलग होगा। ठीक है, तो वही आपका है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज ए वेदर कंडीशन। जो क्लाइमेट होती है वो क्या है? वेदर की ही एक कंडीशन है। क्लाइमेट इज ए वेदर कंडीशन ओवर ए गिवन रीजन ड्यूरिंग ए लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि वेदर जो क्लाइमेट है वो वेदर की ही एक कंडीशन है, लेकिन क्या है, ये बड़े रीजन के लिए होती है और लंबे समय के लंबे समय अवधि के लिए होती है। ठीक है, लाइक स्टेट और कंट्री, जैसे कोई स्टेट और कंट्री। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट है ये जल्दी चेंज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यूपी का जो क्लाइमेट है वो आप इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है ना। अदर स्टेट का है तो, या फिर किसी मान लीजिए जैसे इंडिया का क्लाइमेट अलग है और जापान का क्लाइमेट अलग है। तो ये क्या है कि ये क्लाइमेट अलग अलग होती है, ये जल्दी चेंज नहीं होती है, लेकिन ये बड़े प्लेस के लिए और लंबे समय के लिए होती हैं। जबकि वेदर एक छोटे प्लेस के लिए और कम समय के लिए होने वाले कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब हमें देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वेदर एंड क्लाइमेट, तो बात करें वेदर की, तो इट इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और शॉर्ट प्लेस के लिए होती है। उसी अब बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या होती है? इट इज स्टडी ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन। ये एवरेज वेदर कंडीशन होती है ऑब्जर्व ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये एक लंबे समय के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज शॉर्ट टर्म फेनोमेना। जो आपकी वेदर है वो कैसी फेनोमेना है? शॉर्ट टर्म फेनोमेना। ठीक है, ये कम समय अवधि के लिए होने वाली घटना है। इट इज ए लॉन्ग टर्म फेनोमेना। जो क्लाइमेट है वो लंबे समय तक चलने वाली एक घटना है। ठीक है, नेक्स्ट है वेदर चेंज इज फ्रिक्वेंटली। वेदर क्या है? प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, जल्दी जल्दी चेंज होती है, लेकिन इट डज नॉट चेंज इज फ्रिक्वेंटली। जो आपका क्लाइमेट होता है वो जल्दी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है इट इज डिपेंड्स ऑन ए स्मॉलर एरिया लाइक डिस्ट्रिक्ट। जो हमारा वेदर है वो एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एग्जाम्पल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, उसमें वो चेंज होता रहता है। ये छोटी एरिया के लिए होता है और कम समय के लिए होता है। वहीं अगर इट इज डिपेंड ऑन लार्ज एरिया लाइक स्टेट और कंट्री, अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ये क्लाइमेट जो होती है एक लंबे समय अवधि के बाद चेंज होती है और बड़ी से रीजन में पाई जाती है, जैसे स्टेट और कंट्री, या आप कह सकते हैं कंटेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है
एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। अब जैसे हमने वेदर और क्लाइमेट पढ़ा है तो इसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं, है ना। अब ऐसा है कि जो आपका वेदर और क्लाइमेट है ये कई सारे एलिमेंट से बना होगा, तो वो कौन कौन से एलिमेंट है उनको जानने की कोशिश करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट और सिंपली वेदर एलिमेंट, ठीक। तो जो कंपोनेंट होते हैं किसी चीज के, किसी भी चीज का जो कंपोनेंट होता है उसी से वो बन के तैयार होता है ना। जैसे मान लीजिए आप अगर वेदर और क्लाइमेट के कंपोनेंट की बात करें तो जिससे वेदर और क्लाइमेट बन के तैयार होती है उसी को हम उसका कंपोनेंट या एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट, टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर क्या है, ये एक एलिमेंट है किसका, वेदर और क्लाइमेट का, ठीक है। तो टेम्परेचर के अनुसार एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ही मायने रखता है। कौन सी क्रॉप को कितना टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए चाहिए, कितना उसकी फ्लावरिंग के लिए चाहिए और कितना उसका मैच्योर होने के लिए या वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चाहिए, ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर एक जैसा हो तो हम वहाँ पे हर एक क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन होगी। इसलिए टेम्परेचर का वेदर और क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन तो आप समझ ही रहे हैं कि सोलर रेडिएशन हमारा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो सोलर रेडिएशन के बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती, इसलिए हमको सोलर रेडिएशन की तो आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये सोलर रेडिएशन क्या है, मौसम के या वेदर और क्लाइमेट के अनुसार चेंज भी होती रहती है। जब दिन बड़े होते हैं तो सोलर रेडिएशन अधिक होता है, जब दिन छोटे होते हैं तो उसका जो पीरियड है वो घट जाता है ना। तो सोलर रेडिएशन मोस्ट है एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए, क्योंकि उसके बिना फोटोसिंथेसिस होना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है कि जैसे एयर में कितनी मॉइस्चर पाई जा रही है ना, मॉइस्चर पाई जा रही है, तो उसको उस पर डिपेंड करता है कि ह्यूमिडिटी एयर में कितनी है। तो ह्यूमिडिटी का भी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने पे डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंसेक्ट जो क्रॉप में लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम जब ह्यूमिडिटी हो जाती है एयर में तो हमें अधिक क्रॉप को वाटर देना पड़ता है ना। तो ह्यूमिडिटी का भी इम्पोर्टेंट रोल, तो ये सब क्या है, एलिमेंट है। नेक्स्ट है क्लाउड। क्लाउड भी एलिमेंट है किसका, वेदर एंड क्लाइमेट का। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर भी है, जैसे लो प्रेशर, हाई प्रेशर मायने रखता है ना। जो साइक्लोन वगैरह आते हैं वो प्रेशर से ही, जो आपका क्लाउड बनता है वो उसी के हिसाब से चलता है ना, कि प्रेशर बहुत कम होगा तो हवाएं नहीं थे, उसी बेस पे प्रेशर का भी इम्पोर्टेंट रोल है वेदर एंड क्लाइमेट में। नेक्स्ट बात करें तो विंड। तो विंड तो आप समझ रहे हैं कि ये तेज हवाएं, स्लो हवाएं, तो वो विंड कहलाती है। तो विंड भी एक एलिमेंट है किसका, वेदर एंड क्लाइमेट का। नेक्स्ट बात करें प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो जो एटमोस्फेयर के द्वारा जितना भी वाटर सोयल पे आता है ना, सोयल या अर्थ पे आता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जो अर्थ पे वाटर आता है वो तीनों फॉर्म में आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है। इन तीनों फॉर्म को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब अगर रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन में अंतर पूछा जाए तो क्या अंतर है, कि रेनफॉल सिर्फ लिक्विड होता है ना, जो आपकी बरसात होती है वो लिक्विड फॉर्म में, तो उसे हम रेनफॉल बोलते हैं। एटमॉस्फेयर से या वायुमंडल में जो वाटर होता है वो सोयल पे अपनी अर्थ पे आ जाता है लिक्विड फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं रेनफॉल। लेकिन अगर कहीं पे आइस गिरता है तो वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, है ना। जो फॉग वगैरह होता है वो आपका गैसियस फॉर्म होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो वाटर किसी भी माध्यम से, चाहे सॉलिड, लिक्विड या गैस के माध्यम से पृथ्वी पे आता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वेदर एंड क्लाइमेट का। नेक्स्ट बात करें तो ये आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गए। अब देखिए वेदर एंड क्लाइमेट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ फेल्योर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो वेदर और क्लाइमेट है उसके जो एलिमेंट हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सक्सेस होने वाला है या फिर फेल्योर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट। ऑल द एग्रीकल्चर ऑपरेशन जितने भी हैं
सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक ऑफ क्रॉप डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ वेदर। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी हम कल्चरल एक्टिविटी करते हैं फील्ड के अंदर, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती हैं? वेदर कंडीशन पे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो आप जो भी कल्चरल एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं फील्ड पे, वो संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू द complexity of environment in which a crop is grown, it is difficult to assign an optimum value of a climate element for maximum yield। इसमें क्या बोला गया है? अगर आप किसी भी रीजन में, अगर वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की वेदर कंडीशन आपकी क्रॉप के लिए अच्छी नहीं है या आपकी क्रॉप के अनुसार नहीं, तो आपका जो यील्ड होगा वो घट जाएगा। लेकिन अगर वही वेदर एलिमेंट आपकी क्रॉप के अनुसार होंगे तो आपका जो यील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रोल है इन एलिमेंट का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टर कंट्रोलिंग वेदर एंड क्लाइमेट। जो वेदर और क्लाइमेट के फैक्टर हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, उनमें किसका अहम रोल है, देखते हैं। फर्स्ट, लैटिट्यूड, डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर। जितने भी आपके फैक्टर हैं वेदर या क्लाइमेट के, वो आपकी लैटिट्यूड, डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको इक्वेटर मान लेते हैं, मतलब भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब इसके इधर ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, है ना। इसके इधर जितना भी हम जाएंगे वो साउथ हो जाएगा, इसके इधर नॉर्थ हो जाएगा। तो अगर सन की बात करें तो सन की लाइट सबसे ज्यादा इक्वेटर पे गिरती है ना। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इसकी जो लाइट है वो तिरछा पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर घटता चला जाएगा। तो लेटीट्यूड का भी इम्पोर्टेंट रोल है किसके अंदर? जो आपके वेदर और क्लाइमेट है उनके एलिमेंट के अंदर। कोई भी जहाँ, जैसे अगर इक्वेटर की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट पड़ती है, वहाँ का टेम्परेचर भी अधिक होता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटने लगता है, क्योंकि सनलाइट वहाँ पे तिरछी या फिर नहीं पड़ती। जैसे आप पोल पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे सनलाइट ना के बराबर पड़ती है, क्योंकि यहाँ साल भर बर्फ गिरती रहती है ना। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। अब ये भी वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट हैं वो आपकी जो सी लेवल होता है ना, सी लेवल, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी, वहाँ के जो वेदर और एलिमेंट हैं, वेदर एंड क्लाइमेट के जो एलिमेंट हैं, कंपोनेंट हैं, वो वहाँ पे कैसे पाए जाएंगे, है ना। जैसे आप हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट बिल्कुल अलग होगी। अगर आप कहाँ आते हैं, आप ग्राउंड पे आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये डिफरेंस है आपकी किसकी वजह से? जो सी लेवल है, आप सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे, उसकी वजह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है जो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लैंड एंड वाटर बॉडी। जो हमारी लैंड है और वाटर बॉडीज हैं उन पर भी, उनके द्वारा भी हमारा जो वहाँ के वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट हैं या कंपोनेंट हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी ड्राई एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ टेम्परेचर अधिक रहेगा, है ना। वहाँ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी की कमी होगी, एयर तेज चलेगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमें लैंड एंड वाटर बॉडीज पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ की जो धरातलीय स्थिति है वो क्या है ना। नेक्स्ट है माउंटेन्स। अगर हम माउंटेन्स एरिया में जाएंगे तो वहाँ की क्लाइमेट एकदम अलग मिलेगी, क्योंकि माउंटेन्स क्या होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो दिन होते हैं बहुत गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। तो ये क्या होता है कि जितना भी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी से और उसके बाद ये रिलीज भी जल्दी कर देता है, लेकिन अर्थ एकदम ऐसा नहीं करती। वो सनलाइट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है और धीरे धीरे ही उसको छोड़ती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ के जो वेदर एंड क्लाइमेट एलिमेंट होंगे उनमें भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है टोपोग्राफी। वहाँ की टोपोग्राफी कंडीशन कैसी है,
वहाँ के जो सोयल है वो किस प्रकार की है ना। तो टोपोग्राफी पर भी बड़ा बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट और वेदर कंडीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ। अब बात करते हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट हम समझ गए, उसके फैक्टर, उसके एलिमेंट सारा कुछ समझ गए। अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट, है ना। तो अर्थ जो हमारी है, ये हमारा कैसा प्लेनेट है, यूनिक मतलब स्पेशल है ना। यूनिक प्लेनेट है क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है, जबकि ऐसा अदर प्लेनेट पे संभव अभी तक तो नहीं हो पाया है ना। तो जो आपका अर्थ है वो एक बहुत ही यूनिक है ना। तो आप कह सकते हैं एक तरह का मिरेकल है कि यहाँ पे रहने के लायक जीव के लिए सारी चीजें नेचुरल, जो भी हमें नेचुरल कंपोनेंट है वो अवेलेबल है ना। तो ये एक यहाँ पे लाइफ क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ है, इसलिए ये यूनिक प्लेनेट है। एयर इज सम एमंग द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। तो जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन है ना, इस वजह से हमारा यहाँ पे जो रहना है वो संभव हो पाया है ना। तो अर्थ क्या है कि यूनिक प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के बारे में समझ गए, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें एटमॉस्फेयर को समझना है। तो एटमॉस्फेयर होता क्या है देखते हैं। द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, तो इसके ऊपर जो ये आप एटमॉस्फेयर देखते हैं, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या बोला गया था, एटमॉस्फेयर ये मिक्सचर ऑफ गैसेस डेट सराउंडेड द अर्थ, जो कि अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है। इट हेल्प मेक लाइफ पॉसिबल बाय प्रोवाइडिंग अस विद एयर टू ब्रीथ, जो कि पॉसिबल है, जिसकी वजह से पॉसिबल है कि हम ऑक्सीजन पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सांसें चलती हैं। फुल स्टॉप। उसके बाद क्या है, विदाउट द एटमॉस्फेयर देयर कुड बी क्लाउड, है ना, कुड बी क्लाउड्स और स्टोरम एंड वेदर। ठीक है, अगर ये सारी चीजें ना पाई जाती तो हमारा एटमॉस्फेयर संभव ना होता। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट सोलर रेडिएशन, जिसे आप क्या बोलते हैं, यूवी रे। ठीक है, क्या है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट लाइफ। एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, किससे, ऑन अर्थ को, एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन, जो यूवी रेज आती हैं सन से, उन एटमॉस्फेयर के द्वारा जो यूवी रेज है उनको रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से वो हमें प्रोटेक्ट कर पाता है स्किन कैंसर से या अन्य बीमारियों से, है ना। तो ये अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन को जो रोकने का काम करता है वो कौन करता है, ओजोन लेयर करती है, और जो कि कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। विदाउट एटमॉस्फेयर लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ऐसा माना जाता है कि अगर एटमॉस्फेयर ना होता, अगर वायुमंडल पृथ्वी चारों तरफ ना होता, तो ये जो लाइफ है ये इस प्लेनेट पे संभव ना होती। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक गैस, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है जो कि सराउंडिंग अर्थ के पाया जाता है। ये क्या करता है, वेदर से जो एटमॉस्फेयर से आने वाली यूवी रेज हैं, जो सनलाइट से आती हैं, सनलाइट के साथ आते हैं, उनको रोकने का काम करता है, जिससे कि यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु पे बीमारियों से बचाता है। ठीक है, और बिना एटमॉस्फेयर के लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का देखेंगे। तो आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।